गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं इनफज के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अपन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जो कि बेसिकली फिज़िक्स का ब्रांच है, और मैकेनिक्स के अंदर अपन मोशन की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं काइनेमैटिक्स, दूसरे को कहते हैं डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर अपन मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, और डायनामिक्स के अंदर अपन मोशन की स्टडी करते हैं विथ कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है मोर और लेस, और आज के लेक्चर में अपन डायनामिक्स यानी कॉज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, डायनामिक्स यानी कॉज को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइम पर अलग अलग थियोरी डेवलप करी है। आज के ज़माने की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल 4 थियोरी बेसिकली एग्जिस्ट करती है जिसका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला सेक्शन अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम पहले लिख लिया जाए। चैप्टर का नाम है आपके पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर का नाम है जो कि डायनामिक्स बताता है हमें। पहला सेक्शन अपन देख लेते हैं। पहला सेक्शन आपका इंट्रोडक्शन है। पहला सेक्शन अपन स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखेंगे कि अब तक कौन कौन सी बेसिकली 4 थियोरी है डायनामिक्स यानी कॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स को डेवलप किया था न्यूटन ने, और हमारे सिलेबस के अंदर मेनली क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ना है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है वो हर डोमेन में नहीं लगता है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पे लगता है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड v की बात करूं, तो जब स्पीड v c यानी स्पीड ऑफ लाइट, c क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब किसी भी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी छोटी हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम हो जाती है, और पार्टिकल के स्पीड के साथ साथ अपन बात करते हैं साइज़ के ऊपर भी बात कर लेंगे। जैसे कि साइज़ के ऊपर भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। साइज़ को मैं यहाँ x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया। तो अगर पार्टिकल की साइज 10⁻⁹ मीटर से बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि इसको इरेज किया, ग्रेटर देन का सिंबल बनाना पड़ेगा हमें, बना लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 10⁻⁹ मीटर से काफ़ी अधिक होगी, यानी नॉर्मल हम आप, ठीक है ना, टेबल, चेयर, पंखा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी साइज जो होता है वो नैनोमीटर से काफ़ी बड़ा होता है। और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जर्वेशन अपन करते हैं, जैसे ट्रेन मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम मूव करता है। तो जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम हो जाए और उसकी साइज 10⁹ मीटर से काफ़ी बड़ी हो जाए, उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स लगता है, जो कि बेसिकली न्यूटन ने डेवलप किया था। अपने को यही मेनली पढ़ना है। लेकिन अगर साइज बहुत बड़ी हो जाए और स्पीड ऑफ बॉडी लाइट के कंपेरेबल हो जाए, यानी कोई रेगुलर साइज का बॉडी है, बॉल हो गया, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव कर सकता है, तो उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर जाता है। उस समय जो मैकेनिक्स लगता है उसको अपन कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो था वो आइंस्टीन ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? आइंस्टीन, बहुत बड़े साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टीन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मान लीजिए
पार्टिकल की स्पीड लाइट से काफ़ी कम है लेकिन पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा हो जाए, यानी लगभग 10⁻⁹ यानी नैनोमीटर के आसपास रहे या उससे छोटा भी चलेगा। तो अगर पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा हो जाए और पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम रहे तो उस समय जो मैकेनिक्स लगती है उसको अपन कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत सारे साइंटिस्टों ने डेवलप किया है। उनमें से मेन अगर अपन बात करें तो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट हैं, श्रोडिंगर साइंटिस्ट हैं, हालांकि स्टार्ट प्लैंक्स ने किया था, आइंस्टीन का भी इसमें रोल है बहुत ज़्यादा। तो क्वांटम मैकेनिक्स कब लगता है? जब पार्टिकल या बॉडी का स्पीड काफ़ी कम हो लाइट के कंपेरेबल में और साइज जो हो वो काफ़ी छोटा हो। और लास्ट अपन बात करेंगे जो सबसे लेटेस्ट थियरी है वो है आपके पास क्वांटम फील्ड थियरी। क्वांटम फील्ड थियरी। अब ये क्वांटम फील्ड थियरी जो है वो सबसे लेटेस्ट थियरी है। इसको डेवलप किया था मैक्स बॉर्न साइंटिस्ट थे, पॉल डिरैक थे, तो उन साइंटिस्टों ने मिलकर इसको डेवलप किया। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम फील्ड थ्योरी को लगाया। और क्वांटम फील्ड थ्योरी किसी बॉडी पे कब लगता है? जब पार्टिकल की स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो जाए और उसकी साइज़ काफ़ी छोटी है। तो ओवरऑल अब मैं इस टेबल को कंप्लीट कर सकता हूँ इस तरीके से। ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको शायद अच्छे से और विजुअलाइज हो जाए। समझ रहा हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये बेसिकली आपका एक टेबल है जो कि बताता है हमें कि पार्टिकल की साइज और पार्टिकल की स्पीड पर कौन कौन सी मैकेनिक्स कब कब लगेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ये स्पीड हो गया, ये साइज हो गया। स्पीड इधर है, स्पीड अपन इधर बढ़ा रहे हैं और साइज इधर घट रहा है यानी इधर बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अपने सिलेबस की बात करें तो अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अपने सिलेबस में है नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा बहुत पढ़ना है, केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी अपन देखेंगे। क्वांटम फील्ड थ्योरी अगेन अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। फिलहाल अपन बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि किसने डेवलप किया था? न्यूटन ने डेवलप किया था। स्पीड और साइज में आपको समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन तो आपने देख लिया है। अब अपन सेकेंड सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सेक्शन में अपन न्यूटन्स के लॉज देखेंगे जिस पर ये चैप्टर का नाम बेस्ड है। न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज दिए किसको डिसाइड करने के लिए? डायनेमिक्स यानी कॉज ऑफ मोशन को डिसाइड करने के लिए। यानी कोई बॉडी मूव करता है तो क्यों मूव करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज दिए। तो उन लॉज को अपन एक एक करके पहले देख लेते हैं। हालांकि चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि अपन धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये दूसरा सेक्शन है अपना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर का भी नाम है। इस सेक्शन के अंदर अपन न्यूटन्स के 3 लॉज देखेंगे। हालांकि क्लास 8-9 में आपने ये सब इंट्रोडक्टरी पढ़ रखा है, फिर भी अपन यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहला क्या है आपके पास? न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ गैलीलियो, क्योंकि न्यूटन का जो आइडिया था वो गैलीलियो के रिजल्ट पर काफ़ी हद तक बेस्ड था। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वन ऑफ द फेवरेट लॉज है मेरा, क्योंकि आमतौर पे इस लॉज का स्टेटमेंट अगर आप किसी बुक वगैरह में देखते हो तो वो आधा अधूरा स्टेटमेंट लिखा होता है। ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पूरे मैकेनिक्स का बेस फॉर्म करता है। एकदम इत्मीनान से, एकदम आराम से अपन देखने वाले हैं और एक थ्योरेटिकल बेस बनाना ज़रूरी है और उसके बाद अपन न्यूमेरिकल में भी धीरे धीरे एंटर करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर पे मेनली अपना थ्योरी रहेगा, थ्योरी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। देखिए, न्यूटन से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी अगर मूव, जैसे ये आपके पास मार्कर है, मार्कर रेस्ट पर है, लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि ये मार्कर को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएं तो अपने को इसके ऊपर
फोर्स लगाना पड़ेगा। समझने का मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर पुश करना पड़ेगा या आप पुल भी कर सकते हो। यानी अगर आपके पास कोई बॉडी है और इस बॉडी को अगर आप मूव कराना चाहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किया कि आपको इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता। तो एरिस्टोटल का स्टेटमेंट ये था कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉज्ड बाय फोर्स ऑन इट। फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल। क्या फिर से कह रहा हूँ, एरिस्टोटल ने क्या कहा था, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉज्ड बाय फोर्स ऑन इट। लेकिन जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने इस चीज़ को गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव कराने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रैदर वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एरिस्टोटल के टाइम पर फ्रिक्शन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। जैसा कि अपने को पता है कि एक ब्लॉक को अगर अपन रखते हैं समहाउ, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। और अगर आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो तो फ्रिक्शन को कंपनसेट करने के लिए आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये मूव करेगा। तो एरिस्टोटल के टाइम पर ये फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो था वो था नहीं। तो उन्हें ये लगा कि वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए, मूव कराने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो कि कायदे से गलत है। न्यूटन ने इसको करेक्ट किया और उन्होंने ये बोला कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट कॉज्ड बाई फोर्स ऑन इट, रैदर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉज्ड बाय फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट कराने के लिए उसके ऊपर अपने को पुश और पुल या कुछ इंटरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो ये जो सारी थियोरी थी, पहले एरिस्टोटल गलत था, उसको एरिस्टोटल फॉलेसी भी कहते हैं। देन आफ्टर गैलीलियोज ने कुछ आइडिया पुट किए, फिर न्यूटन ने उस आइडियाज़ के ऊपर काम करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई किया और तब मिला के एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आता है। उस लंबे चौड़े स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फटाफट इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। एरिस्टोटल गैलीलियो के बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे, फिलहाल टाइम कंस्ट्रेंट अपना, डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, पहले लिख देते हैं फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को। देयर एग्जिस्ट अ रेफरेंस फ्रेम। आप लोग भी नोट बनाते रहिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं भी पहले से कुछ प्रेजेंटेशन बना के नहीं आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी लिखूँ और आप मेरे साथ आप भी एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि बार बार वीडियो प्ले करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल होगा। तो आप नोट्स बनाते चलें और नोट्स को रिवाइज करते चलें। देयर एग्जिस्ट अ रेफरेंस फ्रेम in which acceleration of a body is solely caused by its interaction with surrounding bodies. With surrounding bodies. जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर ही है, तो मार्कर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास ये मार्कर रखा हुआ रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको एक्सेलरेट कराऊँ यानी वेलोसिटी चेंज कराऊँ यानी मूव कराऊँ, तो मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोर्स या कुछ इसके साथ इंट्रैक्शन बिठाना पड़ेगा, कुछ पुश और पुल करना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये मार्कर यहाँ पर रेस्ट पे है, मार्कर यहाँ पे रेस्ट पे है और मैं ही मूव करने लग गया, है ना, मैंने मार्कर को यहाँ पे रख दिया और मैं खुद मूव करने लग गया, तो मार्कर पर बिना फोर्स के भी मार्कर हमें क्या लगेगा, एक्सेलरेटेड होता दिखाई पड़ेगा। रिलेटिव मोशन याद करेंगे अपन, काइनेमैटिक्स के अंदर रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा है। तो रिलेटिव मोशन से आपको आइडिया है कि किसी बॉडी, जैसे अभी ये भी रेस्ट पर है, मैं भी रेस्ट पर हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा। और मैं अगर चाहूँ कि ये एक्सेलरेट करे तो मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बिना फोर्स लगाए हुए ये एक्सेलरेट कर जाए, उसके लिए मुझे खुद मूव करना पड़ेगा रिलेटिव की वजह से।
कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसके दो कारण होते हैं, दो कॉज होते हैं। एक तो उस पर लगने वाला फोर्स या इंट्रैक्शन कह सकते हो सराउंडिंग बॉडीज़ के साथ, और दूसरा रेफरेंस फ्रेम यानी ऑब्जर्वर खुद। ठीक है, तो न्यूटन ने एक एजम्पशन लिया कि भाई एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम यानी एक ऐसा ऑब्जर्वर एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ सराउंडिंग बॉडीज़ के इंटरेक्शन के साथ की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन के दो कारण हो सकते हैं, उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स या ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन खुद। तो न्यूटन ने ये एजम्पशन लिया कि देयर एग्जिस्ट अ रेफरेंस फ्रेम इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सोलली कॉज्ड बाय इट्स इंटरेक्शन विद सराउंडिंग बॉडी, यानी कि दुनिया में एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम एग्जिस्ट करता है जहां पर कोई बॉडी एक्सेलरेट तभी करेगा जब वो सराउंडिंग बॉडी के साथ इंटरैक्ट करेगा, यानी उसके साथ ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, स्टेटमेंट को और अपन आगे लेके जाते हैं। दिस सोलली लिख लीजिए भाई, स्टेटमेंट को और आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यही वो चीज है जो कि नॉर्मल किसी बुक में बताते नहीं है। नॉर्मल बुक में क्या बताते हैं वो भी अपन आएंगे धीरे धीरे। दिस रेफरेंस फ्रेम यानी वैसा रेफरेंस फ्रेम जहां पर बॉडी एक्सेलरेट तभी करेगा जब वो सराउंडिंग बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसी को अपन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। दिस इंटरैक्शन इज कॉल्ड फोर्स, यानी वैसा एक्सेलरेशन जो इनर्शियल फ्रेम में किसी बॉडी को एक्सेलरेट कराए उसे ही अपन क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। एंड लास्ट, एंड दिस बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सबको मैंने इकट्ठा एक्यूमुलेट कर दिया। दिस प्रॉपर्टी दिख रहा नीचे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by the virtue of which it accelerates only नहीं, which accelerates only, ये तो पेज भर गया, आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, फिर अपन अगले पेज पे चले जाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अगले पेज पे चले आते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सेलरेट्स ओनली, नेक्स्ट पेज, ड्यू टू फोर्स ऑन इट in inertial frame is called inertia काफी पॉपुलर वर्ड है inertia। ठीक है, देखिए, there exists a reference frame in which acceleration of a body is solely caused by its interaction with surrounding bodies। एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जहां पर बॉडी एक्सेलरेट तभी करेगा जब वो सराउंडिंग बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, उस रेफरेंस फ्रेम को ही अपन क्या कहते हैं, दिस रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और ये जो इंटरेक्शन है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड फोर्स। एंड ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी एक्सेलरेट तभी करेगा इनर्शियल फ्रेम के अंदर जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो ओवरऑल न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है, वो फोर्स को डिफाइन करता है, वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करता है, और अगले पेज पे वो इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो तीन चीज़ों को डिफाइन करता है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, फोर्स एंड इनर्शिया को डिफाइन करता है। ठीक है,
अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा तो हमें कभी नहीं पढ़ाया गया, ऐसा तो हमें कहीं बताया ही नहीं गया, हम तो कितने लिटरेचर पढ़ते हैं, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं गया। देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ में इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है, वो सबको इन जनरल नहीं पता चलता है। अब आपने जो पढ़ा है उस चीज़ को मैं इस स्टेटमेंट से प्रूफ कर देता हूँ। आपने क्या पढ़ा है? आपने कभी पढ़ा होगा ऐसा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स 0 होता है तो बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, या जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। यही आपने पढ़ा। आई रिपीट, आपने क्या पढ़ा है? अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 लगता है तो क्या होगा? तो यही होगा कि बॉडी अगर रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहेगा, या बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन इसी चीज़ को अपन इस स्टेटमेंट से प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? ओवरऑल समरी ये पढ़ा है कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय फोर्स ओनली। यानी अगर यही पढ़ा हमने अभी तक, क्या पढ़ा हमने अभी तक? जो समरी पढ़ा इसमें यही पढ़ा हमने कि इन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सोलली या ओनली कॉज्ड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो अगर बॉडी पे फोर्स 0 हो गया यानी एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर बॉडी पर आपने जो पढ़ा उसको मैं इससे डिराइव कर रहा हूँ, इफ फोर्स इज 0 इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने काइनेमैटिक्स में देखा था, क्या होता है? dv/dt की वैल्यू 0, dv/dt की वैल्यू 0 यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0। इसका मतलब वेलोसिटी कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी पहले रुका हुआ था तो रुका हुआ रहेगा, या किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो नॉर्मल लिटरेचर में इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ा दिया जाता है, वहाँ पे इनर्शियल फ्रेम के ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। समझ में आया? तो आपने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको और डिटेल में और डीप में पढ़ाया है न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन तो यही होता है। अब इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करके निकाला गया, जिसको अपन नोट के अंदर देखते चलते हैं एक एक करके। नोट नंबर 1 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग अब अपन कुछ नोट में पॉइंट देखने वाले हैं। सॉरी, नोट 1, न्यूटन का पहला लॉ मैंने आपको जैसे बताया कि वो इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है, वैसा फ्रेम जहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ फोर्स की वजह से हो। इनर्शिया को डिफाइन करता है, फोर्स को क्वालिटेटिव डिफाइन करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ऑब्वियसली मोशन की बात करें, आगे चल के ग्रेविटेशन में भी न्यूटन आएंगे, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में न्यूटन आता जाता रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखना जरूरी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस, ये डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है? डिफाइंस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कॉमा क्या डिफाइन करता है? इनर्शिया को डिफाइन करता है एंड फोर्स को डिफाइन करता है, लेकिन क्वालिटेटिवली, मतलब कि बस थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली यानी क्वांटिटेटिवली नहीं। तो लिख लीजिए फोर्स क्वालिटेटिवली, ठीक है। तो ये पहला लॉ क्या क्या डिफाइन करता है आपको पता चल गया। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इनर्शिया एंड फोर्स को क्वालिटेटिव वाइज उसको डिफाइन करता है। दूसरा पॉइंट, अब तक यानी हम जो ह्यूमंस हैं, अब तक हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, उससे यही प्रूफ होता है कि रेफरेंस फ्रेम जो सन पर है, यानी सन को रेफरेंस फ्रेम बना लें, यानी सन पर अगर ऑब्जर्वर को बिठा दें, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसके दूसरे मेथड होते हैं, आपको आगे चल के धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो अब तक हम ह्यूमंस ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है, या यही एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है कि रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू सन यानी सूरज इज इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो न्यूटन ने पहला लॉ ये तो कहा कि देयर एग्जिस्ट अ रेफरेंस फ्रेम कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, लेकिन वो प्रैक्टिकली इनर्शियल फ्रेम कहाँ पर है? हमारा अर्थ इज नॉट ए इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अपन जो भी अब तक एक्सपेरिमेंट करते आए हैं, उससे यही प्रूफ होता है कि सन पर
जो ऑब्जर्वर है यानी रेफरेंस फ्रेम अटैच टू सन इज बेसिकली इनर्शियल फ्रेम। इसको नोट 2 में लिखना जरूरी है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, तो अब तक जो हो पाया है, तो आगे चल के चेंज हो सकता है ये, लेकिन अब तक जो हो पाया है वो मैं कह रहा हूँ। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स रेफरेंस फ्रेम मैथमेटिकली तो रेफरेंस फ्रेम होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वॉच, और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, फिजिकली बात करें तो ऑब्जर्वर है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू सन, सूरज इज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू सन इज इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम लूजली अगर बोलें तो कैसे बोल सकते हैं, एक ऐसा फ्रेम जहां पर बॉडी एक्सेलरेट तभी करेगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिना फोर्स के बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकता उस फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो ये नोट 2 आपने नोट कर लिया। अब अगले पेज पे चले आते हैं भाई। चलिए भाई नेक्स्ट पेज आ जाइए, आ जाइए। नोट नंबर 3, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल का जस्ट अपोजिट, यानी वैसा फ्रेम जहाँ पर बॉडी बिना फोर्स लगाए हुए एक्सेलरेट कर जाए, उसे ही अपन क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो थर्ड में अपन बात करने वाले हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर। नॉन इनर्शियल फ्रेम नाम ही बता रहा है आपको, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा फ्रेम जो कि इनर्शियल नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम लिखेंगे। सिंपल बात है, अ फ्रेम विच इज नॉट इनर्शियल, यानी नॉट इनर्शियल मतलब ऐसा फ्रेम जहां पर बॉडी एक्सेलरेट कर जाए बिना फोर्स लगाए हुए, इनर्शियल का ठीक उल्टा। अ रेफरेंस फ्रेम विच इज नॉट इनर्शियल is called non-inertial reference frame, या फ्रेम सिंपली आप लिख सकते हो। अब रेफरेंस फ्रेम और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एक रिलेशन होता है, उसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इसी के अंदर आप लिख लेंगे a non-inertial frame, a non रफ कीजिए, a non-inertial frame is basically accelerated reference frame, accelerated reference frame, WRT मतलब with respect to inertial reference frame, यानी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई रेफरेंस फ्रेम यानी ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करता है तो वो नॉन इनर्शियल होगा। सबसे पहला बात, नॉन इनर्शियल वैसा फ्रेम जो इनर्शियल नहीं है, यानी जिसके अंदर, जिस रेफरेंस फ्रेम के अंदर या जिस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा बिना फोर्स लगाए हुए, उसी को नॉन इनर्शियल कहते हैं। और नॉन इनर्शियल जो फ्रेम होता है इज बेसिकली एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, यानी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो होगा वो हमेशा इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड होगा। इसको अभी प्रूफ करने वाले हैं अपन, ठीक है। आइए फटाफट प्रूफ कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रूफ होता है। जैसे मान लिया आपके पास एक पार्टिकल है, आपके पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को दो रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आपके पास सपोज कीजिए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है और ये आपके पास नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम NI नॉन इनर्शियल, I आपके पास
इनर्शियल। इस पार्टिकल के मोशन को दो रेफरेंस फ्रेम यानी दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हमें पता है, रिलेटिव अगर अपन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लीजिए, क्यों ना मैं इसको पिन कर लेता हूँ यहाँ पर, कर लीजिए इसको पिन और लाइए इरेजर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। तो अपन लिखेंगे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम is basically acceleration of particle with respect to non-inertial frame plus acceleration of non-inertial frame with respect to inertial frame। ये कहाँ से आया बच्चों, ये आया आपका रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा है काइनेमैटिक्स के अंदर, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल। एक्सेलरेशन पे ही क्यों फोकस करें, क्योंकि न्यूटन ने पहले ही बता दिया था कि एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय फोर्स नॉट वेलोसिटी। तो यहाँ पर डायनामिक्स के अंदर बार बार अपन एक्सेलरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके पास चला आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया कि ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू जो इनर्शियल फ्रेम है वो फोर्स का फंक्शन होगा, यानी इस बॉडी पर अगर कोई फोर्स लग रहा होगा, सपोज कीजिए इस बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, तो इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन होगा। तो इसको, इस मैथमेटिकल फंक्शन को अपन सम अदर फंक्शन ऑफ एफ बनाएंगे। हालांकि ये क्या होगा ये अपन सेकेंड लॉ में देखने वाले हैं। फिलहाल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम को अपन क्या लिख लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, सॉरी इनर्शियल फ्रेम को अपन लिखेंगे सम फंक्शन या सम वेक्टर फंक्शन ऑफ, आप ये कह सकते हो, क्या लिख सकते हैं, ये फंक्शन है स्मॉल एफ जैसा है और ये कैपिटल एफ है, ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। ये जो फोर्स अब मैंने यहाँ पे लिखा यही वाला फोर्स यहाँ पर है। तो दिस इज बेसिकली सम मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर, ठीक है। और मुझे पता है कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिफर होगा कंपेयर टू उस एक्सेलरेशन का पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, तो इनर्शियल फ्रेम में फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, इसलिए इस चीज़ को मैंने फंक्शन ऑफ एफ बना लिया। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स का फंक्शन के साथ साथ और भी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ दूसरा मैथमेटिकल फंक्शन लिखूँगा g, और यहाँ फोर्स के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर होंगे, मुझे नहीं पता कौन सा फैक्टर होगा, आगे चल के हालांकि धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स की वजह से होगा, इसलिए उसको ऐसा लिख सकते हैं उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स के अलावा हो सकता है कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, तो उसको मैंने इस तरीके से लिखा। और एक बात तय है कि ये और ये बराबर नहीं होंगे, और ये बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब बराबर इस इक्वेशन और ये इक्वेशन भी तो गलत नहीं बैठ सकता, ये इक्वेशन भी तो गलत नहीं बैठ सकता है। इसी चीज़ को मैंने मैथमेटिकली ऐसा लिख दिया। और मुझे पता है कि ये दोनों बराबर नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि ये फोर्स पे डिपेंड करता है, ये फोर्स के साथ साथ हो सकता है किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करे। तो ये और ये दो जब दोनों बराबर नहीं हैं, और ये दोनों बराबर कब नहीं होंगे, जब इसकी वैल्यू नॉट जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो ये दोनों फंक्शन बराबर हो जाएंगे, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फिर से समझिए चीज़ों को, पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है, तो उसको ऐसा लिख लिया। पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स के अलावा और भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, क्या होगा वो बाद की बात है। फिलहाल इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। और एक बात तय है कि ये और ये बराबर नहीं हो सकते हैं, और ये बराबर नहीं हो सकते कब, जब ये नॉट जीरो होगा। अगर ये वाला टर्म यानी ये वाला टर्म को अगर मैंने ढक दिया यानी इसको जीरो कर दिया, तो ये दोनों टर्म बराबर हो गए, यानी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो इसको भी सही बिठाना है और ये इसके बराबर नहीं होगा। इसके लिए यहाँ से प्रूफ होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, यानी ये वाला टर्म जो होना चाहिए वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये अगर नॉट ज़ीरो होगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तभी अपन ये कहें कि ये इसके बराबर नहीं। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा और फंडामेंटली हमारा आर्गुमेंट सब फेल हो जाएगा। और ये ज़ीरो नहीं होगा मतलब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट होगा, यानी कि
वैसा रेफरेंस फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट करता है उसको नॉन इनर्शियल कह सकते हैं। हालांकि नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन नहीं है, नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन ये है कि वैसा फ्रेम जो कि इनर्शियल नहीं है। लेकिन नॉन इनर्शियल और इनर्शियल में ये रिलेशन है कि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल हमेशा एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, बढ़िया, मेरे हिसाब से आपको मज़ा अब आने लगा होगा। थ्योरेटिकल बातें, ये सब थ्योरेटिकल बातें आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि जेईई नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बेस स्ट्रॉन्ग जितना होगा आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास स्लाइटली ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये 3 नोट देख लिया, अगले नोट के ऊपर आते हैं। नोट नंबर 4, हम नॉर्मली हम जो हैं यानी कि वो कहाँ पर हैं, अर्थ के ऊपर है ना। और अर्थ जो है वो सन के रिस्पेक्ट में एलिप्टिकल पाथ में घूमता है ना। पढ़ा है हमने कभी कभी कहीं ना कहीं। तो देखिए, जैसे अगर आप बात करोगे, ये मान लीजिए आपके पास सन है और सन के रिस्पेक्ट में जो अर्थ होता है वो कैसा एलिप्टिकल पाथ में इस तरीके से मूव करता है। यानी सन के रिस्पेक्ट में एलिप्टिकल पाथ है, और तो आप अर्थ की वेलोसिटी वेक्टर को देखोगे तो अर्थ की जो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो सन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होते रहता है। वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियली होता है। तो जैसे 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 अर्थ सन के अराउंड मूव करेगा, जैसे जैसे अर्थ सन के अराउंड मूव करेगा, वैसे वैसे अर्थ की वेलोसिटी वेक्टर जो होगी वो क्या होगी, चेंज होती है। यानी कि सन के रिस्पेक्ट में आपका अर्थ एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। इनफैक्ट अर्थ का मोशन और कॉम्प्लिकेटेड है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या करता है, घूमती है, यानी मोशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ओवरऑल बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि सन के रिस्पेक्ट में, सूरज के रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो चेंज हो रही है कॉम्प्लिकेटेड वे में। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है सन के रिस्पेक्ट में, और सन अगर रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है तो अर्थ का फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, कौन से, 3rd वाले नोट में क्या पढ़ाया आपको, कि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, नॉन इनर्शियल हमेशा एक्सेलरेट होता है। और मैंने आपको नोट नंबर 2 में लिखाया था, क्या लिखाया था भाई, कि सन का जो रेफरेंस फ्रेम है वो कैसा होता है, सन का रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है, और सन के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब अर्थ का रेफरेंस फ्रेम जो होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। तो नोट नंबर 4 में यही कहानी होगी, यही चीज़ अपने को लिखना है। हाँ, सिंस अर्थ accelerates WRT यानी with respect to sun, रेफरेंस फ्रेम यानी ऑब्जर्वर रेफरेंस फ्रेम attached to अर्थ इज नॉन इनर्शियल, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम अगर एक्सेलरेट करता है तो वो नॉन इनर्शियल होता है। तो सन इनर्शियल है, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है तो अर्थ का फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा, इज नॉन इनर्शियल। ऑब्वियसली नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा है, सिंपली फ्रेम लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन 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 कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम यानी जो अर्थ पर ऑब्जर्वर जो है वो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने आप को इनर्शियल फ्रेम मानते हुए, तो जो एरर इन्वॉल्व होता है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नेग्लिजिबल होता है। इसलिए अप्रॉक्सीमेटली अर्थ को अपन इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं। क्या क्या बोल दिया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अर्थ इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सिलेबस, हमारा सिलेबस क्या है, जेईई नीट है ना, और न्यूमेरिकल पर्पस है। इन पर्पसेस के लिए अगर अपन अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करेंगे तो एरर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अर्थ आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करोगे अर्थ को तो कुछ एरर होगा, वो एरर हमारे पर्पस के लिए काफ़ी कम है, बिकॉज वी आर नॉट साइंटिस्ट, वी आर नॉट
बहुत बड़े साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हमारा पर्पस जस्ट जेई के लिए है और नीट के लिए है। तो उस पर्पस के लिए वो जो डिफरेंस आता है, जो एरर आता है अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेने से, वो कम होता है। और हमारे सिलेबस के अंदर न्यूमेरिकली सॉल्व करते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट या इस चैप्टर में अपन अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले, थ्योरेटिकली सवाल पूछ ले, बताओ भाई अर्थ कैसा रेफरेंस फ्रेम है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, तो नॉन इनर्शियल टिक करके आओगे। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाउएवर, क्या आ गया अभी, ठीक है। हाउएवर, फॉर आवर पर्पस, हाउएवर फॉर आवर पर्पस we can treat earth as inertial frame, however for our purpose we can treat earth as inertial frame because error involved is नेग्लिजिबल। आगे अपन जब ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे तो इस एरर के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन वहाँ पे अपन करेंगे। देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इतना आसान लॉ नहीं है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो कि अपन एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग बन रहा है। चलिए 5th नंबर नोट की बात करेंगे। ओवरऑल पर्पस क्या था हमारा, ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं, ओवरऑल अपन डायनेमिक्स यानी कॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये सारी कहानी हो गई, ये सारी राम कहानी होने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मोशन का कॉज क्या है, कोई बॉडी मूव क्यों करती है, तो उसको आप सिंपली ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इनर्शियल फ्रेम के अंदर फोर्स इज द कॉज ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तभी वो एक्सेलरेट करेगा, सॉरी फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तभी वो एक्सेलरेट करेगा, और जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है वो किसकी वजह से नहीं कर रहा है, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो मूव तभी करेगा जब उस पर फोर्स लगेगा, यानी जब फोर्स नहीं लगेगा तो वो जहाँ पे रहेगा उसी स्टेट में रहने की जो प्रवृत्ति है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसी को अपन इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहीं पे खड़ा रहना चाहता हूँ अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई फोर्स ना लगाए, ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो नोट नंबर 5 में अपन ये लिख सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम पहली बार पढ़ रहे हैं तो बार बार लिखना जरूरी है, लेकिन आगे चल के अगर इनर्शियल फ्रेम मेंशन नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ही है, अर्थ का फ्रेम ही है। तो इन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शिया यानी बॉडी की प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज कॉज ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन एंड फोर्स इज कॉज ऑफ, यही कॉज, यही डायनेमिक्स पढ़ने के लिए अपनी इतनी सारी कहानी कर रहे हैं। फोर्स इज कॉज ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इनर्शियल फ्रेम में अगर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो उसका कारण इनर्शिया है, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसका कारण कौन है, फोर्स है। तो ये इनर्शिया और फोर्स, यानी हमने कॉज को न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में वेल डिफाइन तो कर लिया, लेकिन डिफाइन करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, हमें और मेहनत करके वाकई में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अपने को थियरी को उस लेवल तक लेके आ जाएँ सो दैट अपन न्यूमेरिकल लगाने के लिए कैपेबल हो सकें। तो यहाँ पर आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लॉ काफ़ी आप देख सकते हो बढ़िया है, काफ़ी डीप मीनिंग है। फर्स्ट लॉ हमने का स्टेटमेंट देखा और उससे रिलेटेड ये 5 की पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ के ऊपर। तो फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, अब ये नोट वाले पॉइंट्स आपके खत्म हो गए। अब अपन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सेकेंड, न्यूटन्स
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट यही है, इन इनर्शियल फ्रेम लिखना अभी के टाइम पे जरूरी है, बाद में आपको खुद आदत पड़ जाएगा। इन इनर्शियल फ्रेम या रेफरेंस फ्रेम एक ही बात है। इन इनर्शियल फ्रेम फोर्स acting on a body is equal to rate of change of linear momentum, या सिंपली मोमेंटम कह सकते हैं, linear momentum of the body। एक बात और यहाँ पर, ऑफ ऑन अ बॉडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा विथ कांस्टेंट मास। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि नॉर्मली नहीं बताते हैं। ये ऑब्वियस था न्यूटन के ज़माने पे, इसलिए इसको अलग से मेंशन नहीं करते, लेकिन अब के ज़माने में कांस्टेंट मास ऑब्वियस नहीं है, इसलिए इसको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता था हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या। अब न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन ने ये बताया कि भाई इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन फोर्स के कारण से होता है, यानी फोर्स की वजह से होता है, लेकिन एक्सेलरेशन और फोर्स में कुछ तो रिलेशन होगा। तो उसको करने के लिए, उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए लैब के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने एक ब्लॉक ले लिया, तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैंने कम पुश किया तो ये ऐसा ऑब्जर्व हुआ प्रैक्टिकली कि ये कम एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मैंने ज़्यादा पुश किया तो एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि ये ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि किसी भी बॉडी पे आप फोर्स को बढ़ाते हो तो एक्सेलरेशन भी उसकी बढ़ जाती है, फोर्स को कम करते हो तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाता है। इसका मतलब फोर्स जो है किसी भी बॉडी पर वो प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन पे। फोर्स को बढ़ाओगे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, मतलब दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली आप नॉर्मली इस चीज़ को देख सकते हो, उस समय ऑब्वियस नहीं था, लेकिन आजकल ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन आप इसको एक ऑब्वियस स्टेटमेंट मत मान के चलिएगा, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रिजल्ट आ जाता है। हो सकता था एक्सेलरेशन का स्क्वायर आ जाता, नहीं, वाकई में ऐसा आता क्या कि अपन फोर्स को बढ़ाते हैं तो जिस रेट से फोर्स को बढ़ाते हैं उसी रेट से एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये लॉ है, लॉ का कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। लॉज प्रिंसिपल के कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होते, थियरम्स के प्रूफ होते हैं। ठीक है, लॉज इज ऑलवेज या प्रिंसिपल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन हो गया। इसके बाद न्यूटन ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अगर आपके पास मान लीजिए एक छोटा ऑब्जेक्ट है, इस पर आप फोर्स लगाते हो तो ये एक्सेलरेट करता है, लेकिन अगर उतना ही फोर्स आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हो, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो ये कम एक्सेलरेट करता है। ठीक है, यानी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो उसके प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई छोटा बॉडी है उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाओगे तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, कोई बड़ा बॉडी है उसके ऊपर अगर आप उतना ही फोर्स लगाओगे तो वो छोटे वाले के कंपैरिजन में कम एक्सेलरेट करेगा। यानी एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी के खुद पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अपन इस तरीके से इसको, अब ये जो प्रॉपर्टी आ रहा है उसको अपन इनर्शिया के साथ को रिलेट करते हैं। मुझे पता है हमने फर्स्ट लॉ में इनर्शिया को पढ़ा है। इनर्शिया कैसे पढ़ा है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एक्सेलरेट तभी करेगा जब से उसके ऊपर फोर्स लगेगा। जब फोर्स नहीं लगाओगे तो वो रेस्ट पर रहेगा, तो रेस्ट पर ही रहने की प्रोबेबिलिटी हो गई। यानी किसी बॉडी को स्टेट को चेंज कराना तो आपको उसको फोर्स करना पड़ता है। तो चूंकि इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है यानी इसका इनर्शिया कम होगा, क्योंकि इसको मूव करने की पॉसिबिलिटी या जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पर फोर्स लगाने पे ये एक्सेलरेशन रिलेटिवली कम किया, यानी इसकी इनर्शिया ज़्यादा है, वो हेजिटेट कर रहा है अपने आप को चेंज करने में, यानी इसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, इसके पास इनर्शिया कम है। दोनों केस में आपने फोर्स सेम लगाया, दोनों केस में फोर्स आपने क्या लगाया है, वो सेम लगाया है। ये कहाँ से आ गया भाई इसको हटा लेते हैं। दोनों केस में आपने जो है फोर्स को आपने सेम लगाया है, यानी दोनों केस में आपका LHS सेम है।
एक में एक्सेलरेशन ज़्यादा है, एक में एक्सेलरेशन कम है, और एक्सेलरेशन ज़्यादा किस में है, जिसका इनर्शिया कम है, यानी ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी फोर्स आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपने बढ़ाया, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मास कहते हैं। मास जिस तरीके से, फिर से समझाता हूँ, जैसे हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी बॉडी को आप टच करते हो तो गर्म है या ठंडा है। हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए हमने जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया उसको अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ये वेल अंडरस्टूड है, आपको पहले से पता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस जो है उस बॉडी की खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसको मेज़र करने के लिए हमने जो फिजिकल क्वांटिटी बनाया उसको अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। उसी तरीके से इनर्शिया बॉडी की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, ठीक है। उसको मेज़र करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हमने बनाया उसको अपन कहते हैं इनर्शियल मास, या सिंपली आज के ज़माने में मास कहते हैं। पहले के ज़माने में इसको इनर्शियल मास कहते थे, और इसको ग्रेविटेशनल मास क्या होता है आगे बात करेंगे, इनर्शियल मास कहते थे। अभी आजकल इसको अपन सिंपली मास कहते हैं, ठीक है। तो जिसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसके पास इनर्शिया कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मतलब मास और इसमें इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन कब आएगा, जब मास इधर आएगा, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको अपन मास कहते हैं। तो हमारे लिए काम की मुद्दे की इक्वेशन यही है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी इसके आगे भी होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, विथ कांस्टेंट मास। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, जो कि न्यूटन के ज़माने में काफ़ी ऑब्वियस चीज़ था कि बॉडी का मास कांस्टेंट होगा, आजकल ये ऑब्वियस बात नहीं है। तो अगर बॉडी का मास कांस्टेंट होता है तो देखिए ऊपर वाले वो जो F इक्वल्स टू एम जो इक्वेशन है, यही ओरिजिनल इक्वेशन है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपन न्यूटन के सेकेंड लॉ को उसी से सॉल्व करते हैं। तो उस इक्वेशन को अपन थोड़ा और मैनिपुलेट कर लेते हैं। m एक्सेलरेशन को लिख लिया dv/dt। मास चूंकि कांस्टेंट है तो उसको आप डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जा सकते हो। तो मास को अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर लेके चलेंगे, कर सकते हैं अपन। और ये जो मास इंटू वेलोसिटी आता है, इसी को अपन एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको अपन कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है और बॉडी की इनर्शियल मास या सिंपली मास m है, और बॉडी के पास ये वेलोसिटी v है, तो अपन कहते हैं कि इस बॉडी के पास एक लीनियर मोमेंटम है। क्या है इसके पास, एक लीनियर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम भी होता है, आगे बात करेंगे। लीनियर मोमेंटम को सिंपली अपन स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दिस इज नथिंग बट द m इंटू वी। यहाँ से आप देख सकते हो m जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। आप ऊपर भी देख सकते हो F इक्वल्स टू एम में, चूँकि इनर्शिया एक बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है। अब बॉडी पे फोर्स इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, किधर से भी फोर्स लगाओगे तो फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। इसलिए जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है वो आपके पास एज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उधर इस मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो मास इंटू वेलोसिटी को अपन कहते हैं लीनियर मोमेंटम फॉर बॉडी। तो m इंटू वी को अपन क्या लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम लिखते हैं। तो ये इक्वेशन कैसा बन गया, dp/dt। और यही स्टेटमेंट था न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ध्यान में रखिएगा, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस के अंदर इक्विवेलेंट है, और दोनों तभी इक्वल होगा जब मास कांस्टेंट होगा। जब मास कांस्टेंट नहीं होता है तो अपन इसको डिफरेंशिएशन के अंदर लेके नहीं जा सकते। मैं देखता हूँ बहुत जगह, बहुत सारे लिटरेचर में मास को भी डिफरेंशिएट लोग कर देते हैं, और एक दूसरा एक इक्वेशन आता है, मैस्करस्का इक्वेशन आता है, उससे लोग उस चीज़ को रिलेट कर देते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह उसी से पढ़ा देते हैं, जो कि कायदे से गलत है। न्यूटन के ज़माने में वेरिएबल मास का उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, और उन्होंने ये जो लॉज डिफाइन किए थे वो बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए था, F इक्वल्स टू एम या F इक्वल्स टू dp/dt, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, इन इनर्शियल फ्रेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विथ कांस्टेंट मास इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब मेरे हिसाब से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो न्यूमेरिकली अपनी F इक्वल्स टू एम और फोर्स इक्वल्स टू dp/dt दोनों एक ही चीज़ है।
ठीक है, यह न्यूटन का सेकेंड लॉ है। चलिए अब इस सेकेंड लॉ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, कुछ नोट करने वाले पॉइंट है, वो अपन एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहीं पे मैं लिखता हूँ नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स को क्वांटिटेटिवली यानी न्यूमेरिकली डिफाइन कर रहा है, इसके साथ साथ वो बॉडी के मास को भी डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना, मास इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी किसी बॉडी के पास मास ज़्यादा होगा तो उतना ही फोर्स पे एक्सेलरेशन कम होगा। प्रोडक्ट है ना, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, या ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अगर किसी बॉडी के पास मास ज़्यादा है यानी इनर्शिया ज़्यादा है तो एक्सेलरेट कम करेगा, किसी बॉडी के पास मास कम है तो एक्सेलरेट ज़्यादा करेगा। समझ रहे हो? तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे अपन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन defines force and mass, force and mass quantitatively, मतलब quantitatively, न्यूमेरिकली वो फोर्स को और मास को डिफाइन करता है। एक ही क्वेश्चन से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। मास इज बेसिकली मेजर ऑफ इनर्शिया, तो F इक्वल्स टू ma ही फोर्स और मास को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करता है। चलिए दूसरे नोट में आते हैं। फोर्स के डेफिनेशन को अगर आप देखोगे F इक्वल्स टू ma, तो ये जो डेफिनेशन है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। किसके अंदर है? वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, एक मिनट। तो डेफिनीशन ही इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, क्लासिकल मैकेनिक्स यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर। तो ये जो फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, आपको प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो एक ऑब्जर्वर ग्राउंड के ऊपर देख रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो लिफ्ट के अंदर है, या आप कह सकते हो कार के अंदर इधर जा रहा है, गाड़ी के अंदर वो इधर जा रहा है। तो मैं इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाऊंगा, ये जो F है वो दोनों फ्रेम के लिए F ही रहेगा, दोनों फ्रेम के लिए F ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स होता है जस्ट लाइक टाइम, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। काइनेमैटिक्स के टाइम पर मैंने आपको बताया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर फोर्स, मास, टाइम जो होते हैं वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्रेम इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी का मास 2 kg है तो आप उसको ग्राउंड पर बैठ के देखोगे तो 2 kg रहेगा, या आप ट्रेन के ऊपर बैठ भी जाओगे तो 2 ही kg रहेगा। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर की बात है। तो फोर्स की डेफिनेशन आपने देखा, फोर्स की डेफिनेशन ही क्या है कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो इंट्रैक्शन बॉडी को एक्सेलरेट करा जाए सच दैट F इक्वल्स टू ma, उसी इंट्रैक्शन को अपन फोर्स कहते हैं। यानी फोर्स के डेफिनेशन में इनर्शियल फ्रेम खुद आता है। ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम खुद आने का मतलब ये है कि वो फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट नंबर 2 के अंदर। ठीक है ना, दो बॉडी के बीच का जो फोर्स होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, आइंस्टीन के मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता और वो अपने को सिलेबस में है भी नहीं। तो अपने सिलेबस के अंदर आप लिख सकते हो फोर्स, मास एंड टाइम। ये तो आपको काइनेमैटिक्स में ही टाइम का कॉन्सेप्ट तो काइनेमैटिक्स में ही पढ़ लेते हैं। फोर्स और मास का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ये नॉर्मल 3 फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड है आर फ्रेम इंडिपेंडेंट, यानी हर फ्रेम में इसकी वैल्यू सेम रहती है। इंडिपेंडेंट यानी कल हो के अपन गाड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे और वहाँ से ऐसा नहीं कि मास अलग हो जाएगा, टाइम अलग हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब आपका बेस बना रहा है, आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो नोट बनाते चलिएगा। फोर्स, मास एंड टाइम आर फ्रेम इंडिपेंडेंट, यानी हर फ्रेम में इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इंडिपेंडेंट फोर्स, मास एंड टाइम आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तीसरी बात,
हालांकि तीसरी बात को न्यूटन के सेकेंड लॉ से, नोट नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन, न्यूटन सेकेंड लॉ से कोई डायरेक्टली लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी लोग इसको कहीं कहीं लिटरेचर में यही पढ़ा देते हैं, इसलिए मैं अपन को यहीं पर डिस्कस करते हैं। वह है आपके पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इस चीज़ को आगे पर भी चल के अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने देखा बहुत सारा लिटरेचर में इसको यहीं पर डील कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, हालांकि डायरेक्टली इसको उससे लेना देना नहीं है। किससे? न्यूटन के सेकेंड लॉ से। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, बॉडी का मास m है बॉडी के पास, और इस बॉडी पे आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है, t टाइम तक आपने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया। तो अपन डिफाइन करते हैं किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग अपन डिफाइन करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन कहते हैं इम्पल्स। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन I होता है, ये है इम्पल्स। क्या लिखते हैं इसको अपन? इम्पल्स। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी डेफिनेशन समझिए। इम्पल्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ f dt। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर लेके जा सकते हो, और dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? डेल्टा t, अगर ये डेल्टा t तक एक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही इम्पल्स कहलाता है, कोई नई चीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। छोटा सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन को समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है डेल्टा टी इंटरवल टाइम तक, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो डेल्टा टी टाइम तक, तो अपन कहते हैं कि उस बॉडी पर एक इम्पल्स एक्ट कर रहा है, और उस इम्पल्स की जो वैल्यू होती है वो कुछ नहीं होती है, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे इंटरवल में, छोटे छोटे टाइम इंटरवल में छोटा छोटा इम्पल्स निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कैलकुलस के अंदर आपने इस चीज़ को देखा है, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन है, फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो ये डेफिनेशन है, फोर्स कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर लेके चलो। ये इम्पल्स की क्या है? डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन का भी कोई प्रूफ नहीं होता है, ये साइंटिस्ट काफ़ी सोच समझ के बनाते हैं और अपने को एक्सेप्ट करके चलना होता है। तो ये डेफिनेशन हो गया फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए, और ये कब होगा? जब फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल जनरल डेफिनेशन आपके पास ये है। इस डेफिनेशन को अपन आगे लेके यहाँ पे आते हैं, यानी इम्पल्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। और इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? और ये टाइम आ गया, ये इम्पल्स हो गया। क्लियर? अब उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। इम्पल्स की डेफिनेशन देखिए क्या है, एफ डी टी। क्या है आपके पास? एफ डी टी। अच्छा, कभी कभी वेक्टर के ऊपर एरो मैं नहीं बनाता हूँ, तो आप समझ लेना, अगर डैश डैश कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स जो बेसिकली आपके पास फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है, और फोर्स अभी अभी हमने देखा क्या होता है, डी पी बाई डी टी होता है। तो आप फोर्स को लिख सकते हो, डी पी बाई डी टी कहाँ से लिख सकते हो? न्यूटन के सेकेंड लॉ से लिख सकते हो। डी टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी पी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? डेल्टा पी आ जाएगा। डेल्टा पी यानी कि फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थियरम। क्या कहते हैं इसको अपन? इम्पल्स मोमेंटम थियरम। तो इम्पल्स की ये डेफिनेशन है, एफ डी टी का इंटीग्रेशन, दिस इज डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन को ही अपन न्यूटन के सेकेंड लॉ के साथ मिक्स कर दें, इनकॉर्पोरेट कर लें न्यूटन के सेकेंड लॉ के साथ, तो इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड, इस रिलेशन से रिलेटेड कुछ कभी कभी ग्राफ भी पूछते हैं, वो ग्राफ मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आप वेल इक्विप्ड हो सको। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मोमेंटम और टाइम में ग्राफ, ये नोट नंबर 4 में अपन ग्राफ के ऊपर बेसिकली बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। ग्राफ के ऊपर हम बात करें, ग्राफ, कुछ ग्राफ्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, यानी वाई एक्सिस पर अगर मोमेंटम है आपके पास, 1D में बात करें, 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, यानी कि साइन कन्वेंशन होगा मोमेंटम के साथ। 1D काइनेमेटिक्स में आपने देख रखा है। तो मोमेंटम और टाइम के बीच अगर ग्राफ दे रखा होगा तो मुझे पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है,
dp/dt होती है, और dp/dt यानी dy/dx। dy/dx क्या होता है? dy/dx यानी डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने पढ़ा है। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी अगर मान लीजिए किसी भी टाइम पर अगर आपके पास फोर्स पूछा जाएगा बॉडी के ऊपर, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है इस पर बेस्ड कि अगर आपके पास वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, यानी आप वेक्टर के ऊपर अपन बात नहीं कर रहे हैं, यानी आप उसको स्केलर की मतलब कि विथ साइन आप ट्रीट कर सकते हो। मोमेंटम टाइम के बीच अगर ग्राफ दे रखा होगा और किसी टाइम पर अगर आपके पास फोर्स पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे? उस ग्राफ पर उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपको फोर्स दे देगा। ठीक है, छोटी सी बात थी ये ए नंबर था। बी नंबर भी देख लें क्या? इसी में फोर्थ वाले नोट में ही अपन बी पॉइंट देखेंगे। वो है अगर आपके पास फोर्स और टाइम में ग्राफ दे रखा होगा, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर भी आपके पास वन डायमेंशन है, वेक्टर साइन हट जाता है, काइनेमेटिक्स में आप देख चुके हो। फोर्स और टाइम के बीच अगर ग्राफ होता है तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? जैसे किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, टाइम के साथ साथ वो इन जनरल मान लीजिए वैरी कर रहा है, तो आपसे अगर इम्पल्स पूछा जाएगा तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स की डेफिनेशन अगर आप रिकॉल कीजिए तो क्या होता है? एफ डी टी। अगर t1 से लेकर t2 तक, ये बेसिकली क्या है? एरिया। क्या है ये? एरिया अंडर एफ टी कर्व, फोर्स टाइप कर्व, जो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया इंक्लोज करेगा वही तो है। और अभी अभी हमने देखा है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी लिख सकते हैं, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास t1 से लेकर t2 तक, t1 से लेकर t2 तक इम्पल्स पूछेगा तो आपको ग्राफिकली ये एरिया फाइंड करना होगा। या अगर आपसे कोई चेंज इन मोमेंटम पूछेगा, भाई यहाँ पर मोमेंटम p1 है, यहाँ पर मोमेंटम p2 है, बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो आप इस एरिया को निकाल लोगे। तो ग्राफिकली न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड ये दो चीज़ बार बार पूछते हैं, मोमेंटम टाइम ग्राफ या फोर्स टाइम ग्राफ देकर। एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो कि छूट रहा है, हालांकि वो आपको पता है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं पढ़ा देता हूँ। नोट नंबर 5 के अंदर, नोट नंबर 5 है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के करस्पॉन्डिंग नोट नंबर 5 है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, भाई हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया फोर्स, नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया इनर्शियल मास। तो वो फिजिकल क्वांटिटी है कैसे, किस नेचर के हैं, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है? इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटली इसे जस्टिफाई भी किया गया है। हैविंग एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कितना हो जाएगा भाई बताइए? हैविंग एसआई यूनिट, बाय डिफॉल्ट एसआई यूनिट में काम करते हैं अपन। तो एसआई यूनिट कितना होगा? फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास की हमें पता है केजी। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट केजी हो गया और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट कितना हो जाएगा? केजी यानी किलोग्राम, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस फोर्स की जो यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है, उसको अपन न्यूटन साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए, न्यूटन साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए इस पूरे एसआई यूनिट को अपन न्यूटन का नाम देते हैं। यानी न्यूटन को एज अ यूनिट, एसआई यूनिट भी अपन यूज करते हैं फोर्स का यूनिट, यानी 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, वेयर न्यूटन इज बेसिकली एसआई यूनिट होता है। फंडामेंटली केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही अपन न्यूटन का नाम देते हैं न्यूटन, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एन से करते हैं। उस तरीके से मास भी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है। तो मास जो है m इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो पहले ही आपने लिखा हुआ केजी है। स्केलर क्वांटिटी हैविंग ऐसा यूनिट कितना होता है? केजी होता है। जो जस्ट फॉर्मेलिटी मैंने कंप्लीट किया, ये सब आपको पहले से पता है। ऐसा यूनिट कितना होता है? केजी होता है। तो यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया, और उससे रिलेटेड नोट करने वाले 5 पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन में हमने 4 थियरी देखा, उसमें से क्लासिकल मैकेनिक्स यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें पढ़ना है। न्यूटन के 3 लॉ को हमने सेकेंड सेक्शन में स्टार्ट किया था। पहला न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और उससे रिलेटेड 5 की पॉइंट पढ़ लिए।
न्यूटन का सेकेंड लॉ और उससे रिलेटेड 5 नोट करने वाले पॉइंट, की पॉइंट हमने देख लिया। अब बारी है लास्ट लॉज ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन के 3 लॉ को समझाने के लिए अपने पास इतना टाइम लग रहा है, हालांकि आप पढ़ने जाओगे तो फटाफट निपट जाएगा, लेकिन आपको इतने डिटेल में पता नहीं चलेगा। और जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे एक एक पॉइंट का ज़रूरत है। कोई भी चीज़ मैंने फालतू नहीं बता रखा है, सब चीज़ आपके काम की चीज़ है, एक एक चीज़ आने वाले समय में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं रिकॉल करवाऊँगा आपको, ये लेक्चर बाद में मैं रिकॉल करवाऊँगा कि भाई वो उस लेक्चर को देखो आप। चलिए अब लास्ट थर्ड, बहुत ही सिंपल लॉ है ये, इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए पहला लॉ ये कहता है कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन फोर्स के कारण होता है। दूसरा लॉ एक्सेलरेशन और फोर्स में रिलेशन वाकई में बता देता है। और तीसरा लॉ जो होता है वो फोर्स को हमें समझने के लिए हेल्पफुल होता है। किस सेंस में? इस सेंस में कि भाई जब भी अपन किसी भी फोर्स के ऊपर बात करेंगे, थ्रू आउट मैकेनिक्स, थ्रू आउट फिजिक्स, जब भी अपन किसी भी फोर्स के ऊपर बात करेंगे तो किसी भी फोर्स को लेकर हमेशा आपके दिमाग के अंदर 2 बॉडी घूमने चाहिए। किसी भी फोर्स को लेकर आपके दिमाग में हमेशा 2 बॉडी घूमने चाहिए। एक बॉडी जो फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी जिस पर फोर्स लगता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थ्रू आउट फिजिक्स, थ्रू आउट मैकेनिक्स, जब भी किसी भी फोर्स की बात करेंगे, आगे चल के अपन बात करेंगे नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फलाना फोर्स, दिस फोर्स, दैट फोर्स। तो जब भी किसी भी फोर्स की बात होगी तो आपके मन में हमेशा 2 बॉडी घूमने चाहिए। एक बॉडी जो फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी जिस पर फोर्स लगता है। तो किसी भी फोर्स को रियल होने के लिए, यानी रियल फोर्सेस के लिए 2 बॉडी का होना जरूरी है। एक बॉडी फोर्स लगाएगा, दूसरा बॉडी जिस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब भी अपन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली कोई दूसरा बॉडी होगा जो कि हमारे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, तो उस बॉडी को भी अपन इसके अंदर लेके चले आते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो पहले अपन इसका लैंग्वेज स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर अपन इसको समझाते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर है, बहुत आसान चीज़ है, देख लेते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो रहा लैंग्वेज की बात, अब इसको समझेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है A और दूसरा बॉडी है आपके पास B। आपके पास एक बॉडी है A और दूसरा बॉडी है आपके पास B। A जो है वो B पर फोर्स लगा रहा है, A जो है वो B पर मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन B बिकॉज ऑफ A। FBA का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A। ठीक है, B पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? A लगा रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर इस फोर्स को अपन एक्शन कह रहे हैं तो इसका एक रिएक्शन भी होगा। मतलब अगर A B पर फोर्स लगा रहा है तो B भी B क्या करेगा? A पर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो बिल्कुल इस पर 180 डिग्री 180 डिग्री पर ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ B, अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो मैथमेटिकली आप इसको ये लिख सकते हो कि फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ B विल बी बेसिकली निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन B बिकॉज ऑफ A। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो उल्टा है। ठीक है, अगर इसको एक्शन कह रहे हो तो इसको आप क्या कहोगे? रिएक्शन कहोगे। किसी एक को भी क्या तक इसको एक्शन बोलेंगे तो इसको रिएक्शन बोलेंगे, किसी एक को एक्शन कहोगे तो दूसरे को आपको रिएक्शन कहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपन जब इस पे बात कर रहे होते हैं, यानी मेरा अगर सब्जेक्ट ये है B और B पर कोई फोर्स लगाता है तो ये फोर्स कोई दूसरा बॉडी लगाता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी उस बॉडी पे फोर्स लगाएगा। दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना, इसका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है और काफ़ी हद तक सही है। हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फॉर एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बस डायरेक्शन उल्टा, दोनों वेक्टर को मैंने बराबर किया है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा विथ माइनस साइन, यानी कि डायरेक्शन उल्टा होगा, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यही सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड भी दो छोटे छोटे नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, वो अपन फटाफट नोट कर लेते हैं। नोट पहला, फर्स्ट नोट की अपन बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्स को ही कह रहे हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स ही, ठीक है ना, बेसिकली पेयर में एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर, ऐसा नहीं कि एक्शन होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ऑलवेज अकर इन पेयर इंस्टेंटली। इंस्टेंटली कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि एक्शन टी की वैल्यू 2 सेकेंड पे होगा तो टी की वैल्यू 4 सेकेंड पर रिएक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी पर जिस इंस्टेंट पर फोर्स लगाया है, बी भी ए पर उसी इंस्टेंट पर फोर्स लगाएगा विदाउट एनी टाइम लैग। ठीक है, समझ में आ रही बात है क्या कहना चाह रहा हूँ, ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा बी भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन इंस्टेंटली एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर, ऐसा नहीं कि एक्शन रिएक्शन में कोई गैप आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑकर इन पेयर इंस्टेंटली, हमेशा एक ही टाइम ऑफ इंस्टेंट पर होता है। दूसरा नोट करने वाली बात यह है कि हमेशा बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं, आगे चल के आप लोग भी कर सकते हो, कि बच्चे क्या करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही बॉडी के ऊपर लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हमेशा 2 अलग अलग बॉडी पर होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, है छोटी बात लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। क्या, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक ही बॉडी पे दोनों नहीं लगता है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्शन रिएक्शन पेयर आपके लगेंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है ना, तो ये न्यूटन का 3 लॉ था। अभी चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में अब तक हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको डिफरेंट बेसिकली 4 थियोरी आपका बताया गया है, और चारों थियोरी में से क्लासिकल मैकेनिक्स हमें पढ़ना है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें पढ़ना है, और क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखना है, केमिस्ट्री एंड मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वो अपन देखेंगे। और सेकेंड सेक्शन हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, तीनों लॉज को हमने डिटेल में देखा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और हर लॉज के करस्पॉन्डिंग हमने नोट में कुछ की पॉइंट्स, कुछ नोट करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में भी 5 नोट करने वाले पॉइंट देखे हैं, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में भी हमने 5 पॉइंट देखे हैं, और थर्ड में हमने 2 पॉइंट देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये फोर्स को जो हमने देखा है, इससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोग अच्छा करते रहिए। मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। चलिए भाई, बाय बाय, टाटा।